हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः नेमी के 25 जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जैसा कि हम डेली की वीडियो में 25 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, तो आज की इस वीडियो में भी हम नेमी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। डीआरडीओ के लिए हमने एक जो सीरीज चला रखी थे 100 दिन के सिलेक्शन वाली क्लास, उसके हमने लगभग 50 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, मतलब 50 क्लास आपको हमने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, और जो है इसमें आपकी 50 क्लास के माध्यम से जो है आपके सामने जो है आप लोगों के पास में जो है सफिशिएंट कंटेंट या सफिशिएंट नंबर में आपके क्वेश्चन पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ जो है वीडियोस को लगातार जो है रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद आपके मतलब अगर आप पूरी 50 वीडियोज़ हैं, इन सारी वीडियोज़ को भी अगर आप देख लेते हैं, पूरे 50 जो हमने क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड की है, ठीक है, 100 दिन की सिलेक्शन क्लास की सीरीज़ में, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ये एक चांस रहेगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही मैं आप लोगों से अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रेश क्वेश्चन, नए क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख सकूँ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जा रहा है, क्योंकि हमारा जो, जैसा कि आपको पता है कि जो टेक्निकल है हमारा एक लिमिटेड सिलेबस है। इसमें कुछ आपके 30-35 मतलब कि टॉपिक है या आपके चैप्टर हैं। ठीक है, चैप्टर हैं मतलब कि कुछ आपके फिक्स चैप्टर है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन मतलब रेगुलर रिपीट होते हैं, तो फिर भी मैं नए नए क्वेश्चन ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक चीज़ और, आप लोग नए क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं आप, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप 50 किताबें पढ़ें, बल्कि ये ज़रूरी होता है कि एक ही किताब को 50 बार पढ़ें, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाता है। और आप जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके पास नॉलेज अच्छा होगा, तभी आप अच्छा एग्जाम स्कोर कर पाएंगे और आप जो है सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियोस को देखा करिए, और अभी तक हमने जितने भी वीडियोस प्रोवाइड की हैं इस 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास में, उन सारी वीडियोस को एक बार जरूर देखें। ठीक है, अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे डीआरडीओ हो गया, डीएमआरसी हो गया, ठीक है, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या अन्य किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, यह सीरीज आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, पूरी वीडियोस को देखें आप, डेफिनेटली ही आप लोगों के क्वालिटी कंटेंट में हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। आप लोगों के सामने निमी के कंटेंट रखना ये कोई मतलब कि आसान बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो किताब ही नहीं है, किताब मिलती बहुत हार्डली ये किताब उपलब्ध होती हैं। तो इसलिए आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को टाइम मिल रहा है, आप लोगों के सामने ऑप्शन है, तो उसका बेनिफिट उठाइए, और जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका फ़ायदा आप लोग उठाइए। और हमारी मेहनत के लिए आप कुछ देना चाहते हैं तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में तांबा के अलावा और क्या क्या होता है। तो जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु होती है, इसमें तांबा के अलावा जिंक और निकल होता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु का एलॉय क्या क्या है, तो याद रखिए कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु का एलॉय होता है तांबा, जिंक और निकल। जर्मन सिल्वर यह 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, तांबा, जिंक और निकल। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि धातुओं के एलॉय या मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको नोट करके रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बियरिंग बुशिंग के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। यानी कि बियरिंग बुशिंग जो होते हैं ये किस पदार्थ मेटल से या किस मेटल से बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि बियरिंग बुशिंग जो है आपके गन मेटल से बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, फाइल की कठोरता कितनी होती है। तो फाइल की जो कठोरता होती है वह 60 HRC होती है, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ ही एक आपका हैमर जो होता है, हैमर की कठोरता भी पूछी जाती है। तो याद रखिए कि हैमर की जो कठोरता होती है वो होती है 49 से लेकर और 56 HRC। ठीक है, हैमर की कठोरता होती है 49 to 56 HRC, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्रेसिव गेज के गो और नो गो सीधे दिए जाते हैं, तो एक ही साइड या एक ही तरफ में दिए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछता है कि किस गेज के नो गो और गो सीधे एक ही साइड पे दिए जाते हैं। तो याद रखिए कि प्रोग्रेसिव गेज वहाँ पर आपसे जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, नीडल फाइल सेट में पाई जाती हैं और यह फाइन कार्य के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जबकि स्पेशल फाइल से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आपसे, तो ये भी याद रखिएगा कि नीडल फाइल जो है आपकी स्पेशल फाइल की कैटेगरी में आती हैं, और ये आपके कई सेटों में पाई जाती हैं। यानी कि सेट में पाई जाती हैं, इसमें एक सेट में कई सारी फाइल्स होती हैं, जैसे कि फ्लैट फाइल हो गया, राउंड फाइल हो गया, इसमें हाफ राउंड, ये कई प्रकार के होते हैं। और यह फाइन कार्यों के लिए यानी कि सूक्ष्म यंत्रों के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो याद रखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूक्ष्म कार्यों के लिए फाइन कार्यों के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि नीडल फाइल का प्रयोग हम सूक्ष्म कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं।
6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कौन सा मार्किंग मीडिया मशीनिंग की गई सतह पर स्पष्ट रेखाएं दर्शाता है, यानी कि स्पष्ट रेखाएं विजुअल होती है कौन सी मार्किंग मीडिया को लगाने के बाद से। तो याद रखिएगा कि जो मार्किंग मीडिया होता है यह एक प्रकार का पदार्थ होता है जो फिनिशिंग की गई जाब की सतह पर लगाया जाता है ताकि मार्किंग की रेखाएं जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। ठीक है, मार्किंग मीडिया आपके मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, व्हाइट वाश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेलुलोज लेकर, ये मुख्यतः 4 प्रकार के आपके मार्किंग मीडिया होते हैं। ठीक है, मार्किंग मीडिया से रिलेटेड एक हमने वीडियो ऑलरेडी डेडिकेटेड पूरी मतलब मार्किंग मीडिया को उसमें अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो हमारे चैनल पर अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आप उस वीडियो को प्राप्त करेंगे, और उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो अगर किसी भी एग्जाम में मार्किंग मीडिया से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डेफिनेटली उसको सही कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा और आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हम आपको बताया था कि मार्किंग मीडिया आपके 4 प्रकार के होते हैं, और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा मार्किंग मीडिया मशीनिंग की गई सतह पर स्पष्ट रेखाएं पर दर्शाता है। तो जो पर्शियन ब्लू है यह मशीनिंग की रेखा सतह पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान दिखाता है। ठीक है, और ऐसे की कोई फिनिशिंग की गई नहीं, जैसे बिना फिनिशिंग की सतह है, रफ सतह है या कास्टिंग या फोर्जिंग की सतह है, तो वहाँ पे हम व्हाइट वाश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्हाइट वाश पर्शियन जो है मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो याद रखिएगा कि कॉपर सल्फेट जहरीला होता है क्योंकि इसमें नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है। ठीक है, और उसके साथ ही आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है या विभिन्न रंगों में मिलता है। तो याद रखिएगा कि सेलुलोज लेकर जो होता है आपका विभिन्न रंगों में मिलता है। तो मार्किंग मीडिया से इतने क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, लकड़ी काटने वाली आरी के दांतों को तेज़ करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये भी स्पेशल फाइल की से क्वेश्चन है, और आपसे पूछता है कि लकड़ी काटने वाली आरी जो होती है उसके दांतों को अगर तेज़ करना हो तो हम किस फाइल का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम मिल्सा फाइल का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक स्पेशल फाइल से क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जैसे कि कौन सी फाइल का जो आकार होता है वह मछली के पूंछ के आकार का होता है। ठीक है, तो आपसे इंग्लिश में या फिश टेल ऐसे कुछ पूछ सकता है, तो हम आपको वर्बली बता रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान भाषा में बता रहे हैं कि कौन सी फाइल का आकार जो होता है वो मछली के पूंछ के आकार का होता है। तो याद रखिए कि क्रशिंग फाइल का जो आकार होता है वो मछली के पूंछ के आकार का होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेंच वाइज की स्पिंडल किस पदार्थ से बनाया जाता है। तो जो बेंच वाइज होता है, ठीक है, यह आपका बेंच पे प्रयोग किया जाता है ताकि हम किसी भी जॉब को पकड़ सकें और उस पर विभिन्न प्रकार का ऑपरेशन जैसे कि फाइलिंग वगैरह का कार्य है उसको हम कर सकें। ठीक है, और यह जो है आपका इसका स्पिंडल जो है आपका माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, और इसकी बॉडी जो है आपकी कास्ट आयरन से बनाई जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछता है आपसे एग्जाम में कि बेंच वाइज बने होते हैं तो किसके बने होते हैं। तो आप याद रखिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बेंच वाइज किस पदार्थ के बने होते हैं तो याद आपका आंसर होगा कास्ट आयरन। लेकिन यहाँ पे स्पेशली उसके एक पार्ट स्पिंडल या हैंडल की बात करता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड जो बेंच वाइज का हैंडल या स्पिंडल होता है वो माइल्ड स्टील का बना रहता है। ठीक है, इसके साथ ही इसके जो जबड़े होते हैं वो टूल स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो इसके अंदर की जो स्प्रिंग होती है जो फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनाई जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और बेंच वाइज से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बेंच वाइज को और किस नाम से जाना जाता है। तो बेंच वाइज को हम इंजीनियर वाइज भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई होती है यह कारीगर के केहूनी के बराबर की होती है, यह 106 सेंटीमीटर हम रखते हैं। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन आपके बेंच वाइज से भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, क्लैंप किस धातु के बनाए जाते हैं। तो क्लैंप जो होते हैं ये प्रयोग किए जाते हैं फिनिश की गई जाब की को स्क्रैच वगैरह से बचाने के लिए। यह जो है आपके एल्युमिनियम या सॉफ्ट मेटल से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्लैंप जो है आपके एल्युमिनियम या सॉफ्ट मेटल से बनाए जाते हैं, तो एल्युमिनियम आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, कौन सी धातु सर्वाधिक मेलिएबल होती है। तो सोना जो है आपका सबसे अधिक मेलिएबल धातु होता है। मेलिएबल का मतलब ये है कि उसके ऊपर हैमरिंग या कोई फोर्स डालते हैं तो क्या होते हैं सीड के रूप में अधिक से अधिक फैल सके। तो जो सोना होता है इसको हम जैसे कि आप आभूषण जो बनाते हैं तो देखते हैं कि सोना जो होते हैं सो एक छोटे से पीस को पीट करके उसको कितना पतला कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी फिर भी वो क्या नहीं होता, टूटता नहीं है। तो जो धातु के ऊपर किसी भी धातु के ऊपर अगर हैमरिंग कर रहे हैं लगातार और वो पतले से पतले शीट में उसको बनाया जा सकता है तो उसकी क्या होती है मेलेबिलिटी की कारण होती है। तो सोना में जो है यह गुण सबसे अधिक होता है, ये यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही एक डक्टिलिटी से गुण पूछता है धातु के कि धातु का डक्टिलिटी का गुण होता है तो कॉपर में सबसे अधिक होता है। ठीक है, या उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछता है घुमा करके धातु के कॉपर के तार क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि कॉपर में जो आपका डक्टिलिटी के गुण होने की वजह से धातु के क्या होते हैं तार बनाए जाते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि धातु के तार क्यों बनाए जाते हैं। तो धातु में जो डक्टिलिटी के गुण होता है इस वजह से उसके क्या होते हैं तार बनाए जाते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, काउंटर बोर किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो सॉकेट हेड व स्क्रू के लिए जो है आपकी काउंटर बोरिंग या काउंटर बोर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्राइबर किस धातु के बनाए जाते हैं? तो स्क्राइबर जो है आपके हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। स्क्राइबर क्या है? एक प्रकार का मार्किंग टूल है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जाव की सरफेस पर मार्किंग करते हैं। ठीक है, स्क्राइबर मुख्यतः आपके 4 प्रकार के होते हैं, आपके स्ट्रेट स्क्राइबर, बेंड स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर और ऑफसेट स्क्राइबर। तो अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या कहते हैं, वर्नियर हाइट गेज में कौन सी स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए कि वर्नियर हाइट गेज में हम ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं और स्क्राइबर का जो एंगल होता है ये होता है आपका 12 से 15। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसका स्क्राइबर से कि स्क्राइबर के पॉइंट्स को किसके द्वारा मतलब कि ढक करके रखना चाहिए? तो कॉर्क की मदद से हम स्क्राइबर के जो पॉइंट्स को ढक करके रखते हैं। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई इंजरी ना हो। ठीक है, और इसके पॉइंट्स को होनिंग के माध्यम से इसके पॉइंट को क्या कहता है, सॉरी इसको ऑयल स्टोन के माध्यम से इसके पॉइंट्स को क्या कहता है, तेज किया जाता है। तो यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, स्टील की चिपिंग करने के लिए चीजल का कटिंग एंगल कितना रखा जाता है? तो स्टील की अगर कटिंग करनी हो तो हम उसके लिए चीजल का जो एंगल रखते हैं 70 डिग्री रखते हैं, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ ही एल्युमिनियम के लिए या एल्युमिनियम के लिए हम 35 और ब्रॉस के लिए हम 45 डिग्री का एंगल रखते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिए कि वर्नियर कैलिपर एक प्रकार का सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसका आविष्कार जो है पेरी वर्नियर ने किया था। ये पेरी वर्नियर जो है आपके फ्रांस के थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन से पूछ सकता है कि वर्नियर कैलिपर का आविष्कार पेरी वर्नियर ने किया था, वो किस देश के थे? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, तो याद रखिएगा। और वर्नियर कैलिपर क्या होता है? तो वर्नियर कैलिपर का प्रयोग एक प्रकार का सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसका प्रयोग इनसाइड डायमीटर आउटसाइड डायमीटर को हम क्या करने के लिए चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, और यह जो है एक क्वेश्चन और इससे पूछता है कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि 0.02 mm। और एक क्वेश्चन और इससे पूछता है कि वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो याद रखिए कि वर्नियर कैलिपर जो है आपके 2 स्केलों के अंतर के बीच जो है अंतर के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। सॉरी, थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्स हमें लग रहा है कि हम वीडियो में कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, भले ही वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन आपको जो है जानकारी पूरी प्राप्त होगी। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया और उससे संबंधित हमारी जितनी भी जानकारी है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। ठीक है, ताकि अगर आप उस क्वेश्चन से संबंधित कहीं से घुमा कर क्वेश्चन कोई पूछता है तो आप उस क्वेश्चन का भी आसानी से आंसर कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन के साथ साथ में कई सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताते चलते हैं। तो अगर हम 25 क्वेश्चन को कवर करते हैं तो हमें लगता है कि इसमें 50 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है, आप लोग का रिवीजन भी हो जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को कंसिस्टेंट मतलब कि अपना ध्यान अच्छे से लगा करके देखा करिए। ठीक है, और जो भी हम वर्बली चीज़ें बता रहे हैं उसको नोट कर सकते हैं आप, या उसको अच्छे से थोड़ा मतलब कि ध्यान दे करके सुना करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, सिल्वर ब्रेजिंग में चांदी की मात्रा कितनी होती है? तो सिल्वर ब्रेजिंग में जो है चांदी की मात्रा होती है 40 से लेकर 60% होती है, यानी 40 से 60% होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इससे पूछता है कि सिल्वर ब्रेजिंग जो है इसके लिए तापमान कितना होता है? ठीक है, तो सिल्वर ब्रेजिंग के लिए जो तापमान होता है यह 600 से लेकर के 850 डिग्री सेल्सियस की तापमान जो होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या और ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, सिल्वर ब्रेजिंग ये किस बिल्डिंग के अंतर्गत आती है? तो ये नॉन फ्यूजन बिल्डिंग के अंतर्गत आती है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडल के कास्टिंग का आकार अंग्रेजी के किस अल्फ़ाबेट के जैसा होता है? तो याद रखिए कि लेथ मशीन का जो सैडल होता है इसकी कास्टिंग का आकार जो होता है वो अंग्रेजी के H अक्षर के आकार का होता है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और सैडल के ऊपर आपका कैरिएज, क्रॉस स्लाइड और आपका क्या कहते हैं उसको टूल पुश, ये आपका उसके ऊपर इसके साथ ही में अटैच होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, लेथ मशीन पर लंबे कार्य को या लंबे जाब को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कि लेथ मशीन पर लंबे कार्य या लंबे जाब को पकड़ने के लिए लेथ सेंटर या हम लेथ एक्सेसरीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 18 नंबर, टेपर टर्निंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कि टेपर टर्निंग के लिए हम बाल सेंटर का प्रयोग करते हैं। बाल सेंटर क्या है? आपका एक प्रकार का लेथ एक्सेसरीज है, यानी कि लेथ के उपसाधक है।
ठीक है। और इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जाप पर लेथ मशीन पर लंबे जाप को सहारा देने के लिए हम लेथ एक्सेसरीज या लेथ के जो उपसाधक है इनका हम प्रयोग करते हैं। और लेथ टेपर टर्निंग की बात करें तो इसके लिए हम बाल सेंटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही याद रखिएगा कि फेसिंग के लिए, ठीक है, फेसिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कि फेसिंग के लिए जो है हाफ सेंटर का प्रयोग करते हैं फेसिंग ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये भी आप देखिए कि फेसिंग करने के लिए हम हाफ सेंटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, बोरिंग टूल किस प्रकार का टूल है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि बोरिंग किस प्रकार का टूल है। तो बोरिंग याद रखिएगा कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है। आपके जो कटिंग टूल्स है अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हो गया। तो बोरिंग हो गया, चीज़ल हो गया, ये आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। जबकि आपका लेथ हो गया, ठीक है, ड्रिल हो गया, रिमर हो गया, ये आपके मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, टिंकर फाइल का आकार कैसा होता है, तो टिंकर फाइल आपकी स्पेशल फाइल है एक, इसका आकार जो है आयताकार होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, हाई स्पीड व्हील के लिए, ये व्हील नहीं है, व्हील है, व्हील, ठीक है। जो हाई स्पीड व्हील के लिए किस बांड का प्रयोग करते हैं, तो हाई स्पीड व्हील के लिए हम, यानी कि ग्राइंडिंग मशीन का कोई व्हील है उसको हाई स्पीड पे घुमाना है, तो उसके लिए हम रेजोनाइड बांड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम ये जान लेते हैं थोड़ा सा कि रेजोनाइड बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, या कोई भी बॉन्ड क्या होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील में जो एब्रेसिव और बॉन्ड मिलाकर के आपके ग्राइंडिंग व्हील बनाया जाता है, ठीक है। और ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है मेटल को छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब कि ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है, एक प्रकार का कटिंग टूल्स है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स है, ठीक है। तो जो ग्राइंडिंग व्हील के जो व्हील होते हैं या जो आपके क्या कहते हैं उसको एब्रेसिव और बॉन्ड से मिलकर बनाए जाते हैं। तो एब्रेसिव एक प्रकार इसमें कटिंग पदार्थ होता है, तो इन कटिंग पदार्थ को यानी कि एब्रेसिव को आपस में पकड़ करके यानी कि आपस में बॉन्डिंग का कार्य जो है आपका बॉन्ड करता है, इस वजह से हम क्या बॉन्ड करते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, कटिंग ऑफ व्हील के लिए किस बांड का प्रयोग किया जाता है, तो कटिंग ऑफ व्हील के लिए जो है रबर बांड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि कटिंग ऑफ व्हील के लिए हम रबर बांड का प्रयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, विभिन्न प्रोफाइल में जाप को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो विभिन्न प्रोफाइल में जाप को काटने के लिए हम कंटूर सा का प्रयोग करते हैं, ये आपका पावर सा के मतलब अंतर्गत में आते हैं सब। तो याद रखिए कि विभिन्न प्रोफाइल में जाप को अगर काटना हो तो हमें कंटूर सा का प्रयोग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, लौह अयस्क का रासायनिक विघटन करके प्राप्त किया जाता है, तो लौह अयस्क का हम रासायनिक विघटन करते हैं तो उसे हमें कच्चा लोहा प्राप्त होता है, क्या होता है, कच्चा लोहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे लौह अयस्क क्या होते हैं। तो लौह अयस्क का मतलब है लोहे के अयस्क, ठीक है। अयस्क का मतलब होता है क्या चीज़, कि जैसे कि कोई भी पदार्थ होता है तो किस उसका स्रोत प्राप्त करने का स्रोत क्या है, ठीक है। तो इसे हम इंग्लिश आयरन ओर कहते हैं इंग्लिश में, लौह अयस्क। और अयस्क का मतलब होता है, अयस्क का मतलब होता है कि कोई भी जैसे कि मेटल प्राप्त किया तो उसका सोर्स क्या है। तो जैसे कि एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे अक्सर कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बक्साइट, ठीक है। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेड का अयस्क क्या है, तो लेड का अयस्क होता है और क्या कहते हैं इसको, सॉरी, लेड का अयस्क होता है टिन स्टोन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो अयस्क का मतलब है कि मतलब कोई पदार्थ या कोई भी धातु किस अयस्क से प्राप्त होती है, किस धातु से। अयस्क ये जो पदार्थ का अशुद्ध रूप होता है जिसे विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा गुजार करके हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो लौह अयस्क का विघटन करने के बाद हमें क्या होता है, कच्चा लोहा प्राप्त होता है, पिग आयरन प्राप्त होता है। इसके बाद हम इसका कास्ट आयरन बनाते हैं और उसके बाद फिर इससे कास्ट आयरन से हम क्या करते हैं, राट आयरन बनाते हैं, जो सबसे शुद्ध लोहा होता है, ठीक है। तो कच्चा लोहा आपका पिग आयरन कहलाता है और यह जो है आपके स्मेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्मेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा हम लेयर्स को क्या करते हैं, रासायनिक विघटन करके हम कच्चा लोहा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, ब्लास्ट फार्नेस में प्रयोग किया जाने वाला फ्लक्स कौन है, तो ब्लास्ट फार्नेस, ठीक है, में जो फ्लक्स प्रयोग किया जाता है वो आपका लाइम स्टोन है, ये आप याद रखिएगा। फ्लक्स का कार्य क्या होता है, तो यह जो आपके जो क्या कहते हैं जो अयस्क है इसके गलनांक को कम करता है, ठीक है। फ्लक्स का मुख्य कार्य जो है यह लौह अयस्क या कोई भी अयस्क है उसके गलनांक को कम करना इसका काम होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ब्लास्ट फर्नेस से कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो याद रखिए कि ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन प्राप्त होता है, जबकि क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन और पुडलिंग फर्नेस से रास्ट आयरन प्राप्त होता है, ठीक है। और फर्नेस से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है आपसे कि फर्नेस के तापमान को मापने के लिए कौन सी टूल के या कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए कि फर्नेस के तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फर्नेस का तापमान अधिक होता है, इस वजह से अब हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। या क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछ सकता है कि अधिक तापमान मापने के लिए कौन सी टूल का प्रयोग करते हैं या कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए कि हाई टेम्परेचर को मापने के लिए हम पायरोमीटर या फर्नेस के तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो
ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने एनिमी की बुक से तैयार किए थे और आज की वीडियो में हमने डिस्कशन किया आप लोगों के साथ में। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को मेरे साथ में शेयर करिए। और हमारी मेहनत का बस एक ही, आप कुछ देना चाहते हैं तो हमारी मेहनत के लिए बस एक ही चीज़ करिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।